साथियों नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं अपन आज के करंट अफेयर की क्लास, जो आपके आने वाले हर एक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 2 दिन से क्लास ले रहा हूं, जिन्होंने पहले वाली क्लास से नहीं देखी है जाके वो देख लेना, आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक क्लास के अंदर आपको मिलती है। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला सवाल है बहुत ही शानदार, और बहुत सारे सवाल एक सवाल के अंदर होते हैं, तो एक एक सवाल को ध्यान से पढ़िए और एक एक सवाल को ध्यान से कॉपी के अंदर लिखिए। पहला सवाल, राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए हमारे राजस्थान के अंदर ये बोला गया है कि अपन राजस्थान के अंदर जितने भी परिवार हैं उन सब परिवारों को नल से घर पर जल पहुंचाएंगे। तो हर घर जल कनेक्शन ये देने का लक्ष्य रखा गया है कि कौन से साल तक राजस्थान के चाहे वह दूर दराज गांवों के अंदर कोई घर हो वहां पर भी नल से जल पहुंच जाएगा। कौन से साल तक पहुंच जाएगा आपको यह लक्ष्य बताना है। 2023 तक, 24 तक, 25 तक या फिर 30 तक? इसका आंसर आएगा 2024 तक। 2024 तक राजस्थान के हर घर को जल कनेक्शन दे दिया जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं जो अभी अभी भारत सरकार या राज्य सरकार ने निर्धारित की हैं, जिनको उनको पूरा करना है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, एक आता है सतत विकास लक्ष्य, एक आता है सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं। ये जो सतत विकास लक्ष्य है जिसको बनाया गया था 2015 के अंदर। कब बनाया गया था? 2015 के अंदर बनाया गया था, और बोला गया था कि इन लक्ष्यों को अपन 2030 तक पूरा करेंगे। और कुल लक्ष्यों की संख्या कितनी थी? वह थी 17 लक्ष्य हैं जो 2015 के अंदर अपन ने शपथ ली थी, जिसको अपन पूरा करेंगे कब तक? 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, सतत विकास लक्ष्य। ऐसे बहुत सारे टारगेट हैं। कल मैंने आपसे बात किया था मलेरिया का और टीबी का, याद है क्या? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कौन सा साल निर्धारित किया गया है अपन के भारत सरकार के द्वारा? टीबी को खत्म करने का कौन सा साल है जो अपन ने निर्धारित किया है? एक मैंने आपको मलेरिया का भी बताया था, मलेरिया को कब तक खत्म करना है? तो मलेरिया को खत्म करना है 2030 तक। और टीबी के बारे में बहुत अच्छे अपन ने बात की थी। अपन ने बात किया था कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो टीबी दिवस कब होता है? वह होता है 24 मार्च को टीबी दिवस होता है। 24 मार्च को टीबी दिवस होता है। एक बात और ध्यान रखना, टीबी के बारे में एक बात और ध्यान रखना कि टीबी के उन्मूलन के लिए हमारे राजस्थान सरकार में एक योजना चल रही है जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। क्या योजना है? तो निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे आएगा? अगर ये सवाल पूछ ले तो सीधा सीधा बता देना कि जो निक्षय पोषण योजना है वह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आ जाएगी अपन के टीबी से। टीबी से संबंधित है निक्षय पोषण योजना। सीधा सीधा सवाल आएगा निक्षय पोषण योजना का। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर वह व्यक्ति जो टीबी से पीड़ित है उसको अच्छा भोजन देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रति माह कितना? प्रति माह इसमें 500 रुपए दिए जाएंगे। प्रति माह 500 रुपए देने का प्रावधान है। योजना का नाम क्या है? निक्षय पोषण योजना। किससे संबंधित है? तो टीबी से संबंधित है। एग्जाम्पल आगे और बात करते हैं HIV। देखो आप सबको HIV की फुल फॉर्म पता होगी। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV की फुल फॉर्म है। आपको पता है HIV एक वायरस है जिसके कारण एक रोग होता है जिसका नाम है एड्स। अब HIV को खत्म करने का साल क्या है? तो HIV को अपन को 2030 तक खत्म करना है। कब तक खत्म करना है? तो HIV को अपन को 2030 तक नस्ते नाबूद करना है। 450 गीगावाट, ये 450 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। नवीनीकरणीय ऊर्जा मतलब अपन को एक कौन से साल तक
450 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो अगर आपको ये पूछे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2030 तक अपन को 450 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करना है, जिसके अंदर सौर ऊर्जा भी आएगी, जिसके अंदर पवन ऊर्जा भी आएगी, जिसके अंदर बायो ऊर्जा भी आएगी, और ऐसी ऊर्जा आएगी जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आपको यहां पर ये लक्ष्य 450 की जगह 175 गीगावाट दे दे और पूछ ले कि 175 गीगावाट को कौन से साल तक पूरा करना है, तो 175 गीगावाट को अपन को 2022 तक पूरा करना है। कब तक पूरा करना है, तो 2022 तक अपन को पूरा करना है। अगली बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कब करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार यूज करने के बाद अपन उसको पुनः रिसाइकल नहीं कर सकते, अपन उस प्लास्टिक से पुनः कोई भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते, उसको बस बाहर फेंकना होता है। उस प्लास्टिक को अपन क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल आएगा पानी की बोतल, जो आप 10 रुपए के अंदर बिस्लरी की या किनले की या कोई भी पानी की बोतल खरीदते हैं, वह सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत को बनाना है 2022 तक। 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अगली बात करते हैं अपन, तो मलेरिया कब तक खत्म करना है, 2030 तक, और टीबी कब तक खत्म करना है, मलेरिया 2030 तक और टीबी खत्म करना है 2025 तक। क्लियर बातें हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल 2050 तक अपन को ऊर्जा स्वतंत्र बनना है। 2050 तक अपन को क्या करना है, ऊर्जा स्वतंत्र बनना है। अगली बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करनी है। किसानों की आय दुगनी कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको पता है बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही है। तो किसानों की आय कौन से साल तक अपन को दुगनी करनी है, तो किसानों की आय अपन को 2022 तक दुगनी करनी है। 2022 तक किसानों की आय अपन को क्या करनी है, दुगनी करनी है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो जीडीपी है, उसको 5 ट्रिलियन डॉलर करना है। अभी भारत की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, उसको 2 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ाना है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। 2024-25 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना है। रेलवे का 100% विद्युतीकरण, रेलवे का 100% विद्युतीकरण। आज आपको पता होगा कि अभी भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कोयले से चल रही है, तो उन सब कोयले से चलने वाली ट्रेनों का विद्युतीकरण करना है। कब तक करना है, तो 2024 तक करना है। 2024 तक करना है रेलवे का विद्युतीकरण। अगला, रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। रेलवे का 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप 2030 तक जितना कार्बन पैदा करोगे, आप उतना का उतना कार्बन रिड्यूस करोगे। तो नेट कितना हो गया, नेट जीरो। इस कार्बन से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है रेलवे का, सिर्फ रेलवे की बात कर रहा हूं। तो वह कब तक करना है, 2030 तक करना है। क्लियर बातें हैं, ये कुछ लक्ष्य है जो आपको दिमाग में सेट रखने हैं। काफी बार सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। एम.के. मीणा, अशोक मेघवाल, सीएम जोधपुर, जेपी लोहावट, सुंदर, मंजित, रुचिका, रोहित, ओम, बिल्कुल ये सब लक्ष्य आपको याद रखने, दिमाग के अंदर आपको सेट रखने हैं। क्लियर है। चलिए अब मेरा आपसे एक सवाल है, सब लोग मिलकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना। अभी हाल ही में भारत के रेलवे मंत्री कौन है, मुझे यह बताना है आपको। कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइएगा कि भारत के रेलवे मंत्री कौन है। चलिए अगली बात करते हैं। एक सवाल है, उस सवाल का क्या है, रक्षा सचिव है अभी भारत के जो रक्षा सचिव है, उन्होंने किस जिले के अंदर सैनिक स्कूल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। एक सैनिक स्कूल में, राजस्थान का एक सैनिक स्कूल है, वहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। कौन सी सैनिक स्कूल में किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अलवर है, अजमेर है, झुंझुनू है और फिर चित्तौड़गढ़ है। कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर
आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा झुंझुनू के अंदर किया गया है। देखिए झुंझुनू के अंदर आपको पता होगा कि विश्व प्रसिद्ध रानी सती मंदिर है, कहां पर है, तो ये आ जाएगा झुंझुनू के अंदर, रानी सती मंदिर। रानी सती मंदिर कहां पर है, तो ये आ जाएगा झुंझुनू के अंदर। चलिए एक सवाल और, आपको पता है कि नीति आयोग ने अभी कुछ ही समय पहले एक गरीबी सूचकांक निकाला था ना, गरीबी सूचकांक। ये गरीबी सूचकांक निकाला था। इस गरीबी सूचकांक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान का सबसे अमीर जिला है, राजस्थान का जो सबसे अमीर जिला है वह कौन सा है, वह कौन सा है, तो वह झुंझुनू है। राजस्थान का सबसे अमीर जिला झुंझुनू है। और अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का सबसे गरीब जिला, कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि राजस्थान का सबसे गरीब जिला कौन सा है। सबके आंसर आने चाहिए। देखिए अगर मैं रेलवे मंत्री की बात करता हूं ना, तो रेलवे जो मंत्री हैं वर्तमान में रेलवे मंत्री, उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, और ये मुख्यतः जोधपुर जिले के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। और अगर मैं बात करूं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आ जाएंगे वी.के. त्रिपाठी। वी.के. त्रिपाठी, ये कौन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है वी.के. त्रिपाठी। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान का सबसे गरीब जिला कौन सा है, जल्दी से छाप के बताइए। बहुत बढ़िया। बाड़मेर। एक बात और ध्यान रखना, इसी झुंझुनू को अपन क्या बोलते हैं, तांबा जिला बोलते हैं। तांबा जिला, ये तांबा जिला कौन सा है, तो वह आ जाएगा झुंझुनू। चलिए यहां पर एक सवाल मेरा और, आप मुझे बताइए कि कौन सी सभ्यता को अपन ताम्र सभ्यता बोलते हैं। कौन सी सभ्यता को अपन ताम्र सभ्यता बोलते हैं। कौन सी सभ्यता है जो ताम्र सभ्यता के नाम से जानी जाती है, ताम्र सभ्यता के नाम से जानी जाती है, बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के मतलब राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको अपन ताम्र सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखिए गरीबी के अंदर राजस्थान का स्थान था 8वां, सबसे गरीब राज्य था वह था बिहार, और सबसे जो अमीर राज्य था वह था केरल। ये सारी की सारी डिटेल आपको इसके साथ ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बात करता हूं। मैं सैनिक स्कूल की बात कर रहे थे, तो सैनिक स्कूल राजस्थान के अंदर है कितने, राजस्थान के अंदर सैनिक स्कूल है कितने, अगर अपन ये बात कर लें तो राजस्थान में सैनिक स्कूल कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 3। एक तो मैंने आपसे बात किया वह है झुंझुनू, एक तो है झुंझुनू, दूसरा है चित्तौड़गढ़, और तीसरा अभी प्रस्तावित है, और वह कहां प्रस्तावित है, तो वह अलवर के अंदर प्रस्तावित है। कहां पर, अलवर में तीसरा कौन सा खुलेगा, वह सैनिक स्कूल खुलेगा। बहुत बढ़िया। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता वह ताम्र सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब मुझे इतना भी लिख के बता दो कि गणेश्वर सभ्यता कहां पर विकसित हुई थी, गणेश्वर सभ्यता कहां पर विकसित हुई थी राजस्थान के अंदर, उस जगह का नाम भी मुझे लिख के बता दो। अगर बात करूं मैं आपसे मिलिट्री सैनिक स्कूल, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं राजस्थान में मिलिट्री स्कूल कितने हैं, मिलिट्री स्कूल, तो मिलिट्री स्कूल आ जाएंगे राजस्थान में 2। कहां पर है, एक तो अजमेर में है, एक तो अजमेर में है और दूसरा धौलपुर के अंदर है। एक तो अजमेर में है और दूसरा धौलपुर के अंदर है। ये 2 है मिलिट्री स्कूल और ये 3 है सैनिक स्कूल। एक बात और ध्यान रखना, ये जो झुंझुनू है ना, इस झुंझुनू के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह जनसंख्या वृद्धि दर, ये जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कहां की थी, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी वह थी पहले नंबर पर श्री गंगानगर की और दूसरे नंबर पर थी झुंझुनू की। झुंझुनू की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर थी श्री गंगानगर के पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीकर के अंदर विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता। नदी कौन सी थी, तो कांतली नदी थी। गणेश्वर सभ्यता वह ताम्र सभ्यता के नाम से जानी जाती है, सीकर में विकसित हुई थी और कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, झुंझुनू के बारे में मैंने कौन सी चीज बताई, झुंझुनू के अंदर 2001 से लेकर 2011 तक न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है श्री गंगानगर के बाद। चलिए अब एक सवाल और बताइएगा, राजस्थान में वह जिला कौन सा है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, राजस्थान में वह जिला कौन सा है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, ये मुझे बताना। 32.5 रही है, उस जिले का नाम मुझे लिख के बताइए। कुछ डेटाओं की बात करना है, कुछ आंकड़े हैं जिसके अपन बात करते हैं। जिला उद्योग केंद्र, राजस्थान के अंदर जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, तो जिला उद्योग केंद्र है 36 और अगर उप केंद्र की बात करूं तो आ जाएंगे 8।
36 तो है जिला उद्योग केंद्र, और उप केंद्र कितने आ जाएंगे, तो उप केंद्र आ जाएंगे 8। अगली बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ही है राजस्थान के अंदर, और इसकी बात मैंने 2 दिन पहले भी आपसे की थी, याद कीजिएगा। मैंने आपको बताया था बांदर सिंदरी अजमेर, बांदर सिंदरी ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर आता है, और यहां पर राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, याद है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां पर अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि अपन यहां पर ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों के अंदर आती है, या कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए अपन एक नया अनुसंधान केंद्र खोलेंगे यहां पर। याद है क्या? हाथ खड़ा करके बताओ कि सर हाँ याद है, आपने करवाया था कि कोरोना के वेरिएंट का पता लगवाने के लिए अपन के राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो बांदर सिंदरी अजमेर के अंदर है, और जिसकी स्थापना 2009 के अंदर हुई थी। वहां पर केंद्र सरकार ने इस तरह का कुछ एक अनुसंधान लगवाने की बात की थी। जिसको याद है हाथ खड़े करो भाई जल्दी से। रामसर साइट, राजस्थान के अंदर रामसर साइट कितनी है? 2, और पूरे भारत के अंदर कितनी है? 49। राजस्थान के अंदर 2 कौन कौन सी है? एक तो है सांबर झील, और दूसरी कौन सी है? केवला देव। एक तो है सांबर झील और दूसरा है केवला देव। सांबर झील 3 जिलों के अंदर फैल रखी है, जयपुर में, अजमेर में, नागौर में, और जो केवला देव है वह कहां है? भरतपुर के अंदर है, केवला देव गना पक्षी विहार। बिल्कुल याद है ना, अच्छे से याद कीजिएगा। नगर निगम, राजस्थान के अंदर नगर निगम कितने हैं? 10 है। और अगर राजस्थान में जिला परिषदों की बात करता हूं तो राजस्थान में जिला परिषद कितने हैं? तो 33 है जिला परिषद राजस्थान के अंदर। 33 जिला परिषद है। क्लियर है? ये सब चीजें लिख लो कॉपी के अंदर, सवाल पूछते हैं यहां से, ठीक है। चलिए अगली अपन बात करते हैं प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, ये बजट के अंदर भी दे रखा था, और मैंने बजट के अंदर भी आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में कि राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, उसका निर्माण कहां पर किया जाएगा? जयपुर में, धौलपुर में, अलवर में और जोधपुर में, कहां पर किया जाएगा? मुझे लिख के बताइए। इसका निर्माण किया जाएगा, वह किया जाएगा जयपुर में। राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण जयपुर में किया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में पहली पैरा खेल अकादमी कहां बनेगी? ध्यान से सवाल को समझना। मैंने पूछा है राजस्थान में पहली पैरा खेल अकादमी ये किस जिले में बनेगी, तो आप क्या आंसर दोगे? बताइएगा जल्दी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में महिलाओं को समर्पित एक खेल अकादमी है जिसका नाम है खेलोदय, और ये खेलोदय कहां बन रही है? ये पूर्णतः महिलाओं को समर्पित है, और ये महिलाओं को समर्पित होने वाली एकमात्र खेल अकादमी है जिसका नाम क्या है? खेलोदय। और ये खेलोदय बन रही है जयपुर के अंदर। कहां पर बन रही है? जयपुर के अंदर खेलोदय बन रही है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहली कहां बनेगी? तो पहली पैरा खेल अकादमी बनेगी, वह बनेगी जोधपुर के अंदर। कहां बनेगी? तो जोधपुर के अंदर पहली पैरा खेल अकादमी बनेगी, और दूसरी कहां बनेगी? जयपुर के अंदर बनेगी। पहली है जोधपुर और दूसरी है जयपुर। एक सवाल और पूछ लूं, एक सवाल और पूछ लेता हूं। जनजातीय बालक हॉकी अकादमी, जनजातीय बालक हॉकी अकादमी, इसका निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया गया? जनजाति बालक हॉकी अकादमी। सवाल पूछे गए हैं, ये सारे के सारे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। जनजाति बालक हॉकी अकादमी, जनजाति दिवस कब होता है? 9 अगस्त को जनजाति दिवस या आदिवासी दिवस होता है। तो जनजाति बालक हॉकी अकादमी का निर्माण किस जिले में किया गया? हॉकी है, इसका वर्ल्ड कप होगा अभी भारत के अंदर। वर्ल्ड कप होगा, कब होगा? 2023 के अंदर होगा। 2023 के अंदर होगा। कौन करवाएगा? तो ये उड़ीसा राज्य है, वह करवाएगा। उड़ीसा के अंदर एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक हॉकी स्टेडियम बन रहा है जिसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। कहां पर बन रहा है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, वह बन रहा है राउरकेला के अंदर। राउरकेला के अंदर बन रहा है, और यहां पर 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप होगा। बहुत बढ़िया, उदयपुर। सबके आंसर आ गए। ये जो जनजातीय बालक हॉकी अकादमी है वह कहां बन रही है? तो यह उदयपुर के अंदर बन रही है। ये चीजों को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा और कॉपी के अंदर लिख दीजिएगा। चलिए अपन अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है?
हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है? इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध पहला है महिला सुरक्षा, दूसरा है कौशल विकास, तीसरा है राजवोट और चौथा है सड़क सुरक्षा। आपको याद है एक सड़क सुरक्षा से संबंधित मैंने एक एप्लीकेशन का नाम आपको करवाया था, किस किस को याद है, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित था। और वैसे आपको पता होगा कि अपन को 2030 लक्ष्य रखा गया है। 2030 हमारा लक्ष्य रखा गया है कि अपन सड़क सुरक्षा में जितनी मौतें होती हैं उसको अपन शून्य कर लेंगे। 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, एक सड़क सुरक्षा के लिए अपने एक पोर्टल लॉन्च किया था, एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उसका नाम मुझे आप बताइए। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हम सफर मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप सड़क सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। और इंदिरा शक्ति ऐप किससे संबंधित है? यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए इस ऐप को शुरू किया गया था, इंदिरा शक्ति ऐप। और अगर पूछे हम सफर का संबंध किससे है, तो हम सफर का संबंध सड़क सुरक्षा से है। किससे? सड़क सुरक्षा से इसका संबंध आ जाएगा। देखिए, अब कुछ ऐसी योजनाओं की बात करते हैं जो इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू की गई। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके बारे में, जब काफी बार पेपर में छपते हैं। पहली योजना है वह IM उड़ान योजना। IM उड़ान योजना, देखिए IM उड़ान योजना, आपको इसके बारे में ध्यान क्या रखना है? आपको इसके बारे में यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर राजस्थान के अंदर जो बालिकाएं तथा महिलाएं जिनकी उम्र 14 से लेकर 45 साल तक होती है, 14 से लेकर 45 साल, इन 14 से लेकर 45 साल तक की किशोरियों से लेकर महिलाओं को इनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। फ्री में सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। कौन सी योजना है? IM उड़ान योजना। इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो इस योजना को 19 नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। 19 नवंबर 2021 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगली बात क्या आएगी? इस योजना के अंदर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर दो तथा जिला स्तर पर एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। राज्य स्तर पर तो 2 है और जिला स्तर पर कितने हैं? तो 1 है। ये योजना कौन सी? IM उड़ान योजना। सीधा सवाल पूछ लेगा, इसके अंदर किसका वितरण किया जा रहा है? तो इसके अंदर याद रख लेना, सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। अगली बात करते हैं इंदिरा मातृत्व पोषण योजना। ये योजना, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इस योजना को बजट 2019-20 के अंदर शुरू किया गया था, लेकिन जब इस योजना को शुरू किया गया था तब ये मात्र राजस्थान के 5 जिलों में शुरू की गई थी। 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है बारां, दूसरा है चित्तौड़गढ़, एक तो है बारां, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और एक जिला आप मुझे लिख के बता दीजिए। 4 जिले मैंने आपको बता दिए, एक जिला आप लिख के बता दिए। इस योजना के अंदर क्या होगा? इस योजना के अंदर जो दूसरी संतान पैदा होगी, उस दूसरी संतान के साथ साथ माताओं की देखभाल करने के लिए माता को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए? 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले ये योजना 5 जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना को दायरा बढ़ाकर इस बार के बजट के अंदर इस योजना को पूरे राजस्थान के अंदर लागू किया गया है। अब ये योजना पूरे राजस्थान के अंदर लागू की गई है, तो ये बात ध्यान रख लेना, पूरे राजस्थान के अंदर वर्तमान में ये योजना चल रही है। एक जिला और है, बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, बांसवाड़ा। जल्दी से बता दिया आपने, वह जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ये 5 जिले हैं जो आपको ध्यान रखना है, बारां, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। इन 5 जिलों के अंदर सबसे पहले शुरू की गई थी, लेकिन इस बार के बजट के अंदर इसे पूरे राजस्थान के अंदर लागू किया गया। अगली बात करता है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट के अंदर होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट का मतलब क्या है? देखिए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होते ही अपन उसको क्या करते हैं कि पुराने कपड़े के अंदर लपेट लेते हैं। अब पुराने कपड़े के अंदर लपेटने से उसको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। उसको अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको एक रोग होता है और उस रोग का नाम है हाइपोथर्मिया।
उस रोग का नाम क्या है? उस रोग का नाम है हाइपोथर्मिया। तो होने वाले बच्चे को इस रोग से बचाने के लिए किसका बेबी किट का वितरण किया जाता है। और ये बेबी किट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ब्लू कलर का, एक तो होता है ब्लू कलर का और दूसरा होता है पिंक कलर का। जो ब्लू कलर का होता है यह दिया जाता है लड़के को, और जो पिंक कलर का होता है वह दिया जाता है लड़की को। वह किसको दिया जाता है? लड़की को, ताकि उनको इन रोगों से बचाया जा सके। हाइपोथर्मिया, इस रोग से बचाया जा सके। हाइपोथर्मिया के अंदर क्या होता है? एक आपने नाम सुना होगा हाइपर, एक होता है हाइपो। हाइपर का मतलब होता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और हाइपो का मतलब होता है जब टेम्परेचर लो होता है। तो इस हाइपोथर्मिया के अंदर शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो इस हाइपोथर्मिया के रोग से बचाने के लिए लड़की को ब्लू कलर का और लड़की को पिंक कलर का बेबी किट दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना क्या है? तो इंदिरा रसोई योजना आप सबको पता है भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कल भी अपन ने बात की थी और मैंने आपको यहां तक बताया था कि राज्य सरकार ने भी एक डिसीजन लिया है कि 46 सरकारी कॉलेजों के अंदर इस योजना को शुरू किया जाएगा। 46 सरकारी कॉलेजों के अंदर इस योजना को शुरू किया जाएगा। आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि इस इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई। कल अपन ने बहुत विस्तृत व्याख्या की थी इस योजना के बारे में। अब मुझे एक बार लिख के बता दीजिए इस योजना की शुरुआत कब की गई। जल्दी से आंसर कर देना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश में कहां पर नागरिक हवाई अड्डा बनाने को मंजूरी दी है? नागरिक हवाई अड्डा बनाया जाएगा राजस्थान में। कहां पर नागरिक हवाई अड्डा बनाया जाएगा? देखो, अब आप बोलोगे सर उड़ान योजना, उड़ान योजना मैंने अभी लास्ट सवाल के अंदर भी आपको पढ़ाई। ये देखिए, ये है उड़ान योजना। लास्ट सवाल के अंदर इंदिरा शक्ति ऐप, इसमें एक ये उड़ान योजना, उड़ान योजना एक तो ये है, और अब एक नई उड़ान योजना है। तो देखिए दोनों योजना अलग अलग है। ये जो मैंने पहले आपको पढ़ाई है यह राजस्थान सरकार की है, और जो ये उड़ान योजना है यह केंद्र सरकार की उड़ान योजना है। यहां पर उड़ान का कुछ एक नाम भी है, फुल फॉर्म भी है। वह क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। ये योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? तो अगर पूछे तो इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था। अब इस योजना के अंतर्गत होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप सबको पता है कि हम में से जितने भी मध्यम वर्गीय या जो बीपीएल परिवार है उन सबका सपना होता है एरोप्लेन की यात्रा करना। तो अब सरकार ने यह सोचा कि जितने भी मध्यम वर्गीय या जितने भी गरीब परिवार हैं, जितने भी आम आदमी हैं, उन सबको हम एरोप्लेन से यात्रा करवाएं। इस कारण एरोप्लेन का जो किराया है वह बहुत न्यूनतम रखा गया, ताकि आम आदमी भी इससे सफर कर सके। इस कारण इस उड़ान योजना को साल 2017 में शुरू किया गया। अब अगर पूछे कि कौन सा मंत्रालय है जो इसको देखेगा, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वह इस योजना को देखता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वह इस योजना को देखता है, और जिसके वर्तमान मंत्री कौन आ जाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके वर्तमान में मंत्री आ जाएंगे। ये बात आपको पता चल गई। अब क्या है, इस उड़ान योजना के तहत राजस्थान के अंदर एक नागरिक हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि नागरिक हवाई अड्डा कहां पर बनेगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, दूसरा है फलोदी जोधपुर, तीसरा है उत्तरलाई बाड़मेर, और चौथा है राणपुरा कोटा। जल्दी से आंसर कीजिए, बताइएगा भाई, एक बार जल्दी से लिख के बताइए। पूजा, राठौर, निशु, पीहू, रोयल, सुनीता, बंटू, सब एक बार आंसर करके लिख के बताइए कि कहां पर शुरुआत की जाएगी। तो ये की जाएगी उत्तरलाई के अंदर। आप सबको पता होगा कि जो बाड़मेर का उत्तरलाई है वह एक सैनिक हवाई अड्डा है, लेकिन अभी तक उसको नागरिकों के लिए काम नहीं लिया जाता। अब यहाँ पर नागरिकों के लिए भी इसको यूज किया जाएगा, और नागरिकों के लिए उत्तरलाई से अब नागरिक हवाई अड्डे की शुरुआत की जा रही है। नागरिक हवाई अड्डा उत्तरलाई को बनाया जाएगा। अगर आपको पूछे राजस्थान के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है जो राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये किसको बनाया जाएगा? तो राजस्थान का जो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वह कहां बनेगा? वह कोटा के अंदर बनेगा। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, छपने लायक सवाल है, ये एग्जाम के लायक सवाल है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां बनेगा? तो ये कोटा के अंदर बनेगा, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। चलिए अगला सवाल।
राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। उससे पहले राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था, राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था और वह राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा था, तो वह था शाहबाद के जंगल। शाहबाद के जंगल 12 के अंदर ये राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व था। अब 16वां कंजर्वेशन रिजर्व भी शुरू कर दिया गया है। किसको बनाया जाएगा, रणखार चित्तलवाना जालोर को, अभेड़ा पार्क कोटा को या मरुधर पार्क बीकानेर को, किसको बनाया जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना, रणखार, ये जो रणखार है चित्तलवाना, चित्तलवाना जालोर के अंदर एक तहसील आती है जो है चित्तलवाना, और जिस चित्तलवाना के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है रणखार। उस रणखार को राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। आपको पता होना चाहिए ये जो जालोर है ना, इस जालोर की राजस्थान में जो साक्षरता है वह सबसे कम है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अगर पूछे, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो वह कौन सा है, जालोर। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा आ जाएगा, जालोर। और अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला राजस्थान में कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला राजस्थान में कौन सा आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एक बार जल्दी से कमेंट करना, 2 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक साक्षरता रखता है। और अगर आपसे यह पूछ ले कि राजस्थान की साक्षरता है कितनी, तो राजस्थान की साक्षरता कितनी है, तो राजस्थान की साक्षरता है वह है 66.1। कितनी है, 66.1। और अगर इसमें भी 2 हिस्से कर दूं, पुरुष कितनी है और महिला कितनी है, तो पुरुष साक्षरता कितनी आ जाएगी 79.2% और महिला साक्षरता कितनी आ जाएगी 52.1%। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोटा ज्यादा पढ़ा लिखा है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर, ये राजस्थान के 4 जिले हैं जिनकी साक्षरता सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर है कोटा, दूसरे नंबर पर जयपुर, तीसरे नंबर पर झुंझुनू और चौथे नंबर पर सीकर। ठीक है, चलिए ये बात हो गई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्राजील डेफ ओलंपिक, देखो ब्राजील डेफ ओलंपिक, ओलंपिक बहुत तरह के होते हैं, आप लोगों ने अभी तक सुना होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, फिर होता है शीतकालीन ओलंपिक, फिर होता है पैरा ओलंपिक, फिर होता है युवा ओलंपिक, फिर होता है डेफ ओलंपिक। बहुत तरह के ओलंपिक होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसमें कोटा की एक मुख्य बधिर है, मुख्य बधिर मतलब जो बोल नहीं सकती और बधिर मतलब जो सुन नहीं सकती, एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उस महिला खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। चलिए यहां पर आप इसका आंसर मैं देता हूं आपको, जब तक आप मुझे एक चीज लिख के बताइए कि राजस्थान में इस बार एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। उस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है, उस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने पैरा ओलंपिक के अंदर, जिसने पैरा ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, पैरा ओलंपिक में उसने स्वर्ण पदक जीता था, वह कौन था, जल्दी से बताना। उस खिलाड़ी का नाम राजस्थान के जयपुर से संबंधित है, अब बता दीजिए, देखना कौन देता है। इसका आंसर क्या आएगा, गौरांशी शर्मा। ये गौरांशी शर्मा कहां की है, तो गौरांशी शर्मा कोटा की है, मुख और बधिर है। खिलाड़ी किसकी है, तो बैडमिंटन की खिलाड़ी है और ब्राजील के अंदर जाएगी ओलंपिक में, भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अगली बात, यहां पर एक शब्द दे रखा है गौरी माहेश्वरी। तो देखिए गौरी माहेश्वरी एक महिला है, एक बालिका है। इस बालिका ने इस बार जो कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख, कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख, मतलब अच्छी राइटिंग। इस सुलेख के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, किसने किया है, कैलीग्राफी के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, वह किया है गौरी माहेश्वरी ने। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण नाम है गौरी माहेश्वरी, कैलीग्राफी के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में सुलेख, और इस सुलेख के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया कृष्णा नागर। ये कृष्णा नागर है, राजस्थान के हैं और इन्होंने अभी हाल ही के अंदर बैडमिंटन में
पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब अपन कुछ ऐसी महिलाओं की बात करते हैं जो महिलाएं अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर रही हुई है। उससे पहले अपन बात करते हैं, चलिए ओलंपिक की बात कर लेते हैं। ओलंपिक के कुछ सवाल है जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, एक बार जल्दी से इनके आंसर है ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। सिंपल से सवाल है, काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। पहली बात है कि ओलंपिक है जो इस बार हुआ 2020 का ओलंपिक जो 2021 में आयोजित हुआ था, उसका संस्करण कौन सा था? संस्करण था इसका 32वां। आपको पता होना चाहिए 28 ओलंपिक खेले गए हैं, 3 ओलंपिक रद्द हुए हैं और जो एक ओलंपिक स्थगित हुआ है वह 2020 का है। अगली बात करते हैं भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 48वां है। पहली बार भारत अंडर 50 रहा है, पहली बार इतिहास में पहली बार भारत है वह अंडर 50 रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई लोगों, क्या है कि कुछ काम चल रहा था तो उसने ये मशीन चालू हो गई है, वो ड्रिलिंग मशीन होती है ना, उस ड्रिलिंग मशीन से ये आवाज आ गई थी। ठीक है, बंद करवा दी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत का स्थान कौन सा, तो भारत का स्थान है वह 48वां स्थान है। ठीक है, 48वां स्थान है। अगर मैं आपसे बात करूं कि पहला स्थान किसका था, तो पहला स्थान था अमेरिका का। अगली बात करते हैं अपन प्रथम ओलंपिक। देखिए प्रथम ओलंपिक कब हुआ था, तो प्रथम ओलंपिक हुआ था 1896 में। कहां पर हुआ था, तो हुआ था ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर हुआ था। ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर ये प्रथम ओलंपिक हुआ था, याद कर लेना। अगली बात करते हैं 2024 का ओलंपिक कहां होगा, तो 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस के अंदर होगा। 2020 का कहां हुआ है, तो 2020 का हुआ है टोक्यो जापान के अंदर। 2024 का कहां होगा, तो पेरिस के अंदर होगा। और पेरिस कहां है, पेरिस फ्रांस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं प्रणति नायक। ये प्रणति नायक कौन है, तो ये जिम्नास्ट है। प्रणति नायक कौन है, तो ये जिम्नास्ट है और पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। देखिए आपको बात ध्यान रखनी है, आपने एक नाम सुना होगा दीपा कर्माकर का। मुझे बताना हाथ खड़ा करके किसने इसका नाम सुना है, दीपा कर्माकर। इसका नाम किस किसने सुना है, एक बार हाथ खड़ा करके बताना। ये दीपा कर्माकर कौन है? ये दीपा कर्माकर एक पहली पैरा खिलाड़ी है, राजस्थान पहली पैरा खिलाड़ी है भारत की जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद ये दूसरी महिला खिलाड़ी है भारत की जिसने ओलंपिक में अपना प्रतिनिधित्व किया। उसके अलावा आज तक जिम्नास्ट को कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया है। सिर्फ 2 महिलाएं हैं, एक तो है दीपा कर्माकर और दूसरी कौन है, प्रणति नायक। फवाद मिर्जा ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये खेलते हैं घुड़सवार, ये घुड़सवार करते हैं। अगली बात करते हैं अदिति अशोक, ये खेलती है गोल्फ। अगला है भवानी देवी। भवानी देवी याद है क्या, मुझे बताओ भवानी देवी क्या है? भवानी देवी तलवारबाज है। ये सवाल काफी बार आ रखा है, तलवार भवानी देवी। अगली बात करते हैं नेत्रा कुमानन, ये करती है नौकायन और नौकायन में भारत की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी गई है, वह कौन है, नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन भारत की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी है, नेत्रा कुमानन। ये सारे के सारे नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक चीज मैं और पूछ रहा हूं, ये जो गोल्फ है ना, इस गोल्फ का एक कप है जो मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया है पेपर में, तो मुझे लिख के बताइए इस गोल्फ का एक कप है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताना कि उस गोल्फ के कप का क्या नाम है, जल्दी से बताइएगा। अगला सवाल क्या है, अभी हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अंतरराष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस 2021 के अवसर पर कौन से अभियान का संचालन किया गया? कौन सा अभियान है जिसको शुरू किया गया? अरे भाई एजरा कप। अरे मंजीत ये एजरा कप किसका है? एजरा कप गोल्फ का है क्या? गोल्फ का राइडर कप है। और एजरा कप किसका? पोलो का है। याद करो भाई, एजरा कप किसका है? यह है पोलो का। और अगर मैं बात करता हूं राइडर कप की, तो ये राइडर कप किसका है? तो राइडर कप आ जाएगा गोल्फ का। गोल्फ सबसे महंगा खेल होता है, अमीर लोग खेलते हैं गोल्फ को। ठीक है,
बात करते हैं इसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा ई कलेक्शन ड्राइव। इसका शुभारंभ किया गया है ई वेस्ट के दिवस पर इस अभियान का संचालित किया गया। और मैंने आपको बता रखा है ना, ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां बनेगा? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये राजस्थान के किस जिले में बनेगा? बताओ भाई एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर, राजस्थान के किस जिले में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना की जाएगी? और अभी ई वेस्ट के दिवस पर आपको ध्यान रखना है कि ई कलेक्शन ड्राइव की शुरुआत की गई है। ई कलेक्शन ड्राइव, इसका आंसर मुझे सब लोग दीजिए। बहुत बार अपने कवर किया है, मुझे नहीं लगता कि आप में से अगर कोई रेगुलर विद्यार्थी है तो उसको गलत करेगा। कोई नहीं गलत कर सकता, जल्दी से आंसर कर दीजिए। अगला सवाल भी सुपर इंपॉर्टेंट है। याद कर लेना इस सवाल को भी। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए। आखा तीज पर बाल विवाह रद्द करवाने की मुहिम चलाने के लिए एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक महिला का नाम दर्ज करवाया गया है। उस महिला का नाम क्या है? आखा तीज पर आपको पता होगा, राजस्थान के अंदर ये परंपरा है कि आखा तीज पर जनरली विवाह होते हैं। अपन बोलते हैं ना, अपूछा मुहूर्त है, अबूझ मुहूर्त है। मतलब यहाँ इस मुहूर्त पर पूछने की जरूरत नहीं है, यह मुहूर्त इतना बढ़िया है कि आप कोई भी शुभ काम शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर बाल विवाह करवाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। ऐसी मान्यता है कि आखा तीज पर बहुत ज्यादा बाल विवाह होते हैं। अब बाल विवाह रद्द करवाने की मुहिम के लिए एक महिला है जिसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया, और उस महिला का नाम है, वह है कृति भारती। और कृति भारती, याद रख लेना, इस कृति भारती का संबंध कहां से है? तो जोधपुर से है। और इसी कृति भारती अपन रियल श्रेणी ऑफ इंडिया कहते हैं। रियल श्रेणी ऑफ इंडिया कौन है? तो वह आ जाएगी कृति भारती। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। रियल श्रेणी ऑफ इंडिया कौन है? तो रियल श्रेणी ऑफ इंडिया कौन है? कृति भारती है, जोधपुर की रहने वाली है। आखा तीज पर बाल विवाह रद्द करवाने के लिए कृति भारती को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया, ये सब चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं। चलिए अब सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, कैमल मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैमल मैन, जल्दी से बताना कैमल मैन कौन है? अपन किसको कैमल मैन के नाम से जानते हैं? अगला सवाल देखते हैं। अब कुछ महिलाओं की बात करते हैं। राजस्थान की वे महिलाएं जिन्होंने अपने कार्य से पूरे देश और दुनिया के अंदर अपना परचम लहराया है, उन महिलाओं की अपन बात करते हैं कि वे महिलाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, बात करता है सबसे पहले बतूल बेगम की बात करते हैं। बतूल बेगम कौन है? बतूल बेगम एक मांड गायिका है। कौन है? एक मांड गायिका है। इस मांड गायिका बतूल बेगम को 2022 में राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बतूल बेगम को 2022 में राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बतूल बेगम मांड गायिका है और इनका जो संबंध है वह जयपुर से है। आपको पता होगा उससे पहले रूमा देवी है, उस रूमा देवी को भी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और रूमा देवी का सवाल आपको आरएस के अंदर भी पूछा गया था। तो मुझे एक बार लिख के बताइए कि रूमा देवी का संबंध किस जिले से है? किस जिले से है रूमा देवी का संबंध? बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2022 कौन देता है? तो वह देता है राष्ट्रपति। कब देता है? तो यह दिया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को दिया जाता है। और 8 मार्च को एक दिवस होता है जिसको अपन मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। अगला नाम है मधु कांकरिया। ये मधु कांकरिया कौन है? इस मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? 31वां बिहारी पुरस्कार। याद रखना, ये बिहारी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो बिहारी पुरस्कार, अगर आपकी कोई भी रचना राजस्थानी भाषा के अंदर प्रकाशित हुई हो तो उसके लिए आपको ये बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। मधु कांकरिया को दिया गया। एक बात और ध्यान रखना कि मधु कांकरिया को इनकी रचना है हम यहां थे के लिए दिया गया। रचना का नाम पूछे तो बता देना हम यहां थे। इस रचना के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। अगली बात करते हैं गुंजन तोदी। तो गुंजन तोदी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। और इस
महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का आपको एक दिन का कुलपति बनाया गया। कुलपति बनाया गया एक दिन का, वह किसको बनाया गया? तो गुंजन तोदी को बनाया गया। देखिए, गुंजन तोदी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है कहां पर? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है कहां पर? किस जिले के अंदर है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी? गीता सामोता। गीता सामोता, ये ध्यान रखना, सीआरपीएफ में एसआई है। एसआई का मतलब क्या होता है? सब इंस्पेक्टर है। अब गीता सामोता ने क्या काम किया? गीता सामोता ने सातों महाद्वीपों की जो 7 पर्वत चोटियां हैं सबसे ऊंची वाली, उनको चढ़ने की शपथ ली है। किसने ली है? गीता सामोता ने। और अभी हाल ही के अंदर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम माउंट कोस्कियुस्को है, माउंट कोस्कियुस्को, उस पर फतेह हासिल की। कोस्कियुस्को, उस पर फतेह हासिल की है। तो किसने की है? तो ये गीता सामोता ने की है। किस पर फतेह हासिल की है? तो यह माउंट कोस्कियुस्को पर की है। अगर आपको पूछे कि सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं, तो माउंट एवरेस्ट कहां की है? एशिया की। अगर आपको पूछे माउंट किलिमंजारो कहां की है, तो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका की। अगर आपको पूछे माउंट एल्ब्रस कहां की है, तो माउंट एल्ब्रस है यूरोप की। अगर आपको पूछे ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, तो माउंट कोस्कियुस्को ऑस्ट्रेलिया की है। अगर आपको पूछे उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की है। अगर आपको पूछे दक्षिणी अमेरिका की कौन सी है, तो दक्षिणी अमेरिका की माउंट एकानकागुआ है, वह दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आपको पूछे कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन है। ये सातों महाद्वीप है, इन सातों महाद्वीपों की ये सर्वोच्च चोटियां हैं, जिसको चढ़ने की शपथ किसने ली है? एक गीता सामोता ने ली है। और कुछ को ये चढ़ भी चुकी है, कुछ बाकी है जिसको ये आने वाले समय में चढ़ेगी। तो ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर रहने वाला है, गीता सामोता। चलिए अगला सवाल, मंजू देवी। ये मंजू देवी कौन है? ये मंजू देवी एक एमएलए है। एमएलए है, कहां से एमएलए है? तो ये जायल। और ये जायल कहां पर है? जायल है नागौर के अंदर। इस नागौर से एमएलए है। और इस मंजू देवी को इस साल का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो मंजू देवी को किया गया है, सर्वश्रेष्ठ विधायक। चलिए बताइए भाई, राजस्थान में विधायकों की संख्या कितनी है? राजस्थान में कुल विधायक कितने हैं? और उन विधायकों में से एक मंजू देवी है, जिसको जो जायल नागौर की है, उसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ एक विधायक और आता है जिसका नाम है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी, इनको भी दिया गया है। मरांडी, बाबूलाल मरांडी, इनको भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया है। बाबूलाल मरांडी है, वह कहां से एमएलए है अगर ये पूछे तो वह झाड़ोल उदयपुर से एमएलए है। झाड़ोल उदयपुर से एमएलए है, वह है बाबूलाल मरांडी। झाड़ोल उदयपुर से एमएलए बाबूलाल मरांडी। और दूसरे कौन? मंजू देवी। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सविता पूनिया, ये सविता पूनिया कौन है? ये जो आप खेल देखते हैं ना, हॉकी, उस खेल हॉकी के अंदर जो गोलकीपर थी, गोलकीपर है, वह सविता पूनिया है। और सविता पूनिया कहां से संबंधित रखती है? तो आते हैं गांव हासल गांव। और ये हासल गांव कहां पर है? हासल गांव हनुमानगढ़ के अंदर है। उस हासल गांव हनुमानगढ़ की रहने वाली है सविता पूनिया। और इस सविता पूनिया को प्रधानमंत्री मोदी ने द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहकर भी संबोधित किया। इन्हीं की वजह से भारत है वह ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचा था, मतलब चौथे स्थान पर रह गया था। उसने कोई पदक हासिल नहीं किया था, चौथे स्थान पर पहुंचा था। अगर आपको पूछे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, तो बता देना रानी रामपाल। रानी रामपाल है, वह हमारी जो हॉकी टीम है उसकी कप्तान है, रानी रामपाल। अगली बात करते हैं ममता गुर्जर। ये ममता गुर्जर कौन है? इस ममता गुर्जर को गूगल ने अपने पोस्टर आइकन के रूप में चुना है। अपना आप लोग जो देखते हो ना, रोड पर चलते समय जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं, तो गूगल ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक लड़की को चुना है जिसका नाम क्या है? ममता गुर्जर। और ये राजस्थान की फुटबॉल खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी है। इसको पोस्टर महिला आइकन के रूप में चुना है, पोस्टर महिला आइकन, पोस्टर महिला आइकन के रूप में चुना है, पोस्टर महिला आइकन के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? तो ममता गुर्जर को चुना गया है। जासलगांव, हासिल नहीं, जासलगांव, जासलगांव
हनुमानगढ़। ये झांसल गांव हनुमानगढ़ की रहने वाली है, झांसल गांव हनुमानगढ़। ठीक है भाई, समझ में आया। ये अजमेर की है, ममता गुर्जर का संबंध अजमेर से आ जाएगा। क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप कीजिए कि सर हाँ क्लियर है, जितनी चीजें मैंने बताई है सब दिमाग के अंदर आपके सेट है। जल्दी से बताइए कि हाँ सर क्लियर है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रदेश में अस्पतालों में ओपीडी। अब ओपीडी का मतलब क्या होता है? ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और एक होता है आईपीडी। इस आईपीडी की फुल फॉर्म होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। दो तरह के डिपार्टमेंट है, एक तो है ओपीडी और एक है आईपीडी। ओपीडी का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी का मतलब है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें मुफ्त उपचार योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? इस योजना का नाम बदल। आपको पता है वैसे एक चीज और अपडेट है कि आप लोग जब हॉस्पिटल के अंदर जाते थे पहले, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, तो आपके 10 रुपए की पर्ची करती थी। अब ये 10 रुपए की पर्ची भी बंद कर दी है। मतलब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आपके हॉस्पिटल में एंट्री करने से जब तक आप बाहर निकलोगे तब तक आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। मतलब पर्ची भी फ्री है, डॉक्टर भी फ्री है, डॉक्टर जो दवाइयां लिखेगा वह भी फ्री है, डॉक्टर जो जांचें लिखेगा वह भी फ्री है। तो बिल्कुल निःशुल्क ट्रीटमेंट है वह सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर दिया जा रहा है, चाहे वह ओपीडी हो चाहे वह आईपीडी हो। तो उस योजना का नाम बदलकर कर दिया है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। चलिए यहां पर एक शब्द आ गया, वह आ गया निरोगी। आपको पता है एक दिवस है जिसे निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? निरोगी राजस्थान दिवस। निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। हमारे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने शपथ ग्रहण की थी 2018 के अंदर। दिसंबर का महीना था, तारीख कौन सी थी? उस दिसंबर के महीने में जो तारीख को अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने एक दिवस, उस दिन को एक दिवस के रूप में घोषित किया। और वह दिवस कौन सा है? तो वह है निरोगी राजस्थान दिवस। अब तो आंसर दे दीजिए कि मैं किस दिवस की बात कर रहा हूं, अच्छे से बता दोगे अब तो। रूही, अजय, दीपक, चंदन, बिल्कुल 17 दिसंबर, ये 17 दिसंबर है और वह निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में बनाया जाता है। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निरोगी राजस्थान दिवस कब होता है? तो 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस होता है। ये योजना ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना एक आती है और एक आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये जो दवा योजना थी इस निःशुल्क वाली, वह शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। अगर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की बात करता हूं तो यह शुरू हुई थी 7 अप्रैल 2013 को। ये दोनों योजनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ये दोनों की दोनों योजना भी आपको लिखनी है कॉपी के अंदर। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहां से शुरू होने जा रही है? प्रदेश की दूसरी है लेपर्ड सफारी, ये कहां से शुरू होने जा रही है? सवाल ये है। तो अगर पूछ रहा है कि प्रदेश की दूसरी, तो प्रदेश की पहली लेपर्ड सफारी कहां होती है? तो प्रदेश की पहली लेपर्ड सफारी होती है, वह होती है जालाना के अंदर। और जालाना कहां पर है? जालाना है जयपुर के अंदर। यहां पर प्रदेश की पहली लेपर्ड सफारी है। और दूसरी लेपर्ड सफारी है आमागढ़, आमागढ़ का किला जयपुर। यहां पर प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू होने जा रही है। इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लो, कॉपी के अंदर छपेगा ये सवाल। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहां पर शुरू होगी? तो यह आमागढ़ जयपुर के अंदर शुरू होगी। एक बात और बता देता हूं, ये जो कुंभलगढ़ है ना, इस कुंभलगढ़ को राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। कौन सा बनेगा? ये कुंभलगढ़ बनेगा। और कुंभलगढ़ कहां पर है? तो कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर। और इसको राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। याद कर लो कुंभलगढ़ कहां पर है? तो कुंभलगढ़ आएगा राजसमंद के अंदर आएगा। और इस राजसमंद की एक सांसद है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दिया कुमारी। और ये दिया कुमारी के प्रयासों से ही इस कुंभलगढ़ को राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। किसका प्रयास है? तो दिया कुमारी का प्रयास आएगा। प्रयास किसका है? तो दिया कुमारी का। और दिया कुमारी, एक बात और ध्यान रख लेना, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसकी सदस्य है।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सदस्य है, वह कौन है? तो दिया कुमारी है, दिया कुमारी है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अधिसूचना जारी हो चुकी है, मैंने बोला है अधिसूचना जारी हो चुकी है, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। अधिसूचना का मतलब होता है कि सरकार द्वारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकल चुका है। तो ये कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ की दीवार को अपन भारत की महान दीवार कहते हैं, 36 किलोमीटर की है, लेकिन उससे भी बड़ी दीवार अभी हाल ही में एक जिले के अंदर बन रही है, जिससे एक पर्यावरण प्रेमी बना रहा है। पता है वो दीवार कौन सी है, कहां पर बन रही है, कौन से जिले के अंदर बन रही है? मुझे यह सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता देना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता देना राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ से भी बड़ी दीवार बन रही है, ठीक है? चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कल की क्लास के अंदर मैं 50 सवाल लेके आऊंगा, तो इन सब 50 सवालों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ अध्ययन करेंगे, उसमें से देखेंगे कि किस तरह के सवाल है जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग तैयार हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ 50 सवाल लेकर आ जाइए, क्योंकि अभी देखिए आपकी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, 18 तारीख को पेपर है, उसके अलावा ग्राम सेवक की भी जुलाई के अंदर पेपर है। तो इन सब के लिए मैं ये सब तैयारी कर रहा हूं, ताकि आपका एक एक सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 50 सवालों की सीरीज लगाते हैं कल, क्योंकि कल संडे है, तो कल संडे में 50 सवाल एक साथ लगाएंगे। तैयार है तो मुझे बताना, जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लास खत्म होने के बाद सब लोग कमेंट करना, अगर आपको वास्तव में चाहिए 50 क्वेश्चन की सीरीज तो अपन कल लेकर आएंगे। चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होगी, दिमाग में सेट हुई होगी। आप लोग भी इतनी मेहनत करते हैं जितनी हम लोग करते हैं, कॉपी के अंदर नोट डाउन करते होंगे, उन चीजों को रिवाइज करते होंगे। आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आने वाली क्लास में। जय हिंद।